हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलजीत चौधरी सेंट एहसान अजीतगढ़ से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वीं क्लास की बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम कुछ बायोलॉजी की बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कैसे क्या सब चीज़ें होती हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से आपने 10th क्लास में छोड़ा था। 10th क्लास में आपने पढ़ी थी साइंस। साइंस साइंस क्या होती है? साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है साइंसिया। इस लैटिन वर्ड साइंसिया से वर्ड आया साइंस, ठीक है। इस साइंसिया का मतलब होता है टू नो, मींस जानना या नॉलेज, ठीक है। तो साइंस जो वर्ड है वो साइंसिया से डेवलप हुआ है, और साइंसिया जो वर्ड होता है इसका मीन होता है टू नो या नॉलेज, मानी किसी भी चीज के बारे में अपने को क्या नॉलेज है उसको हम क्या कह देते हैं, साइंस। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी या ये साइंस के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि हमारे को नेचर से कोई भी, हम नेचर की स्टडी करें उससे हमारे को जो भी नॉलेज गेन हो, उस नॉलेज को अगर मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर दूं, देन वो नॉलेज क्या बन जाता है, साइंस बन जाता है। तो साइंस की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि नेचर से हमारे को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी नॉलेज हमारे को गेन हुआ, उस नॉलेज को अगर हमने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया, देन वो नॉलेज क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी साइंस, ठीक है। यहाँ आप 10th क्लास में जब पढ़ते थे तो आप एक ही बुक में पढ़ते थे, उसके अंदर 3 अलग अलग ब्रांचेस थी, लेकिन यहाँ उन तीनों ब्रांचेस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों हम पढ़ेंगे। इसके अलावा साइंस की और बहुत सी ब्रांचेज होती है, जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, आपका जियोलॉजी हो गया, स्पेस साइंस हो गया, बहुत से साइंस होते हैं, लेकिन हमारे जो आपके हैं वो 3 साइंस हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम फिजिक्स, दूसरा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तीसरा हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे जितने भी फिजिकल वर्ड हैं, जितने फिजिकल वर्ड से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब का स्टडी आप किसमें करोगे, फिजिक्स में करोगे। केमिकल से रिलेटेड स्टडी आप केमिस्ट्री में करोगे, और लाइफ से रिलेटेड स्टडी आप कहां करोगे, बायोलॉजी में करोगे, ठीक है। तो हम हमारा स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, कि बायोलॉजी होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्टडी होता है, वो सब चीजें। सबसे पहले तो बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो नाम है, वो दिया था 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेंस। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क, दूसरे का नाम था ट्रेविरेंस। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने मिलकर क्या किया था, बायोलॉजी वर्ड दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेंस ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड दिया था, ठीक है। बायोलॉजी जो वर्ड है ये लैटिन से डेराइव हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से डेराइव हुआ है। एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे ज्यादातर तो साइंस में ही, लेकिन स्पेशली अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी, और इसमें अपन नेमिंग जो पढ़ेंगे, अपन बायोलॉजिकल नेम पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम जो पढ़ेंगे, वो सारे ये सब लैटिन से डेराइव माने जाते हैं। उसका कारण क्या है, रीजन ये है कि लैटिन जो होता है उसको डेड लैंग्वेज मानते हैं। लैटिन जो होता है इसको डेड लैंग्वेज मानते हैं। रीजन ये है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स आप सब जानते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज है, ओनली
एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर सिनोनिम्स प्रेजेंट नहीं होते, सिनोनिम्स एब्सेंट होते हैं। तो सिनोनिम की एब्सेंस की वजह से क्या होगा, एक वर्ड जो है वो वैसा का वैसा ही पूरी दुनिया में जाएगा। तो पूरी दुनिया में एक ही वर्ड पहचाना जाए, इसलिए लैटिन से सारे वर्ड डेराइव होते हैं। तो लैटिन कैसे हो गया, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर सिनोनिम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हमारा जो खुद टर्म है ये भी लैटिन से डेराइव हुआ है और दो वर्ड से मिलकर बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, एक बायोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी टर्म जो है दो वर्ड से डेराइव हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीन होता है लाइफ, लोगोस का मीन होता है टू स्टडी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वर्ड मीन निकल के आता है, वर्ड मीन ये आता है कि स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी, यही इसकी डेफिनेशन भी होती है। तो बायोलॉजी डेफिनेशन क्या देंगे, स्टडी ऑफ लाइफ। कंप्लीट डेफिनेशन हम जब देंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म्स टेक प्लेस नोन एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम किसका स्टडी करेंगे, लाइफ का स्टडी करेंगे या ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें लाइफ रिलेटेड स्टडीज की जाती हैं, नोन एज बायोलॉजी, नोन एज बायोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या आई कि लाइफ का जो स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, कुछ जगह पर इसे लाइफ साइंस भी कहते हैं, कुछ जगह इसे लाइफ साइंस या बायो साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस और बायो साइंस, लाइफ साइंस और बायो साइंस। लाइफ साइंस और बायो साइंस दोनों का मीन क्या हो गया कि ऐसा साइंस जिसमें लाइफ रिलेटेड स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइंस और बायो साइंस। ठीक है, कई जगह से साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। मानी वो साइंस जिसके अंदर लाइफ का स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं, बायो साइंस कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे पास यहां से आ जाता है कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें लाइफ रिलेटेड स्टडीज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं, बायो साइंस कहते हैं या साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस की बात। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एरिस्टोटल। पहले भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी, ग्रेट साइंटिस्ट एरिस्टोटल। इसका नाम होता है अरस्तु। हम में से सभी लोगों का नाम जो इंग्लिश में है, जो हिंदी में है उसी को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम अलग अलग है। इंग्लिश में इसका नाम है एरिस्टोटल, हिंदी में इसको कहते हैं अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल जो था ये एक साइंटिस्ट था, नेचुरलिस्ट था, ग्रीक नेचुरलिस्ट इसको मानते हैं। ठीक है, प्लेटो उसका एक शिष्य था और सिकंदर का गुरु था। ठीक है, एरिस्टोटल बहुत इंटरेस्टिंग सब कैरेक्टर है, आपको हर जगह मिलेगा, आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा, जियोग्राफी में मिल जाएगा, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे काम का इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी की साइंटिफिक स्टडीज होती वो इसी ने स्टार्ट करी थी, एरिस्टोटल ने स्टार्ट की थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लाइफ पीरियड जो था इसका वो था 384 to 322 बिफोर क्राइसिस, 384 to 322 बिफोर क्राइसिस। हाँ,
तो एरिस्टोटल लाइफ साइकिल जो था, इसका टाइम पीरियड जो था, लाइफ पीरियड जो था वो था 384 टू 322 बीसी। ठीक है, कौन था ये? ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक नेचुरलिस्ट था, ग्रीक नेचुरलिस्ट था। इसने बहुत फेमस बुक लिखी थी। इसकी वो जो बुक थी, एरिस्टोटल की जो बुक थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया था, बायोलॉजी का साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट किया था। लाइफ साइकिल क्या था इसका, टाइम पीरियड क्या था इसका, 384 टू 322 बिफोर क्राइसिस। ठीक है, ग्रीक नेचुरलिस्ट था और इसकी बहुत फेमस बुक है। बुक का नाम कुछ एग्जामों में अभी तो नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टेट पीएमडी जिस जमाने में हुआ करती थी उस टाइम कई बार पूछा था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, तो ये थे हमारे बायोलॉजी के फादर। तो ये तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी टर्म कहां से आया, डेफिनेशंस क्या होती है और फादर कौन थे बायोलॉजी के, वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब बायोलॉजी जो हम पढ़ेंगे उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो दो ब्रांच कौन कौन सी है? बायोलॉजी, वैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, वन इज बोटेनी एंड सेकंड जूलॉजी। दो ब्रांचेस होती है, वन इज बोटेनी एंड सेकंड इज जूलॉजी। ठीक है, बोटेनी जो है वो एक लैटिन वर्ड बोटेने से डेवलप हुई है। बोटेनी जो टर्म है एक लैटिन वर्ड होता है बोटेने, उससे डेवलप हुई है, बोटेने से डेवलप हुई है। टर्म है वो एक लैटिन वर्ड बोटेने से डेवलप हुई है। इस बोटेने का मीन्स होता है प्लांट। बोटेने का मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, एक तो ये, दूसरा इसी के साथ देखते हैं, एक वर्ड और यूज किया जाता है फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी जो है ये भी दो ग्रीक वर्ड से डेवलप हुआ है, डेराइव हुआ है। एक होता है फाइटो, अनदर इज लोगोस। फाइटो का मीन्स होता है प्लांट, फाइटो का मीन होता है प्लांट एंड अदर अगेन लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है, तो बोटेनी तो जो है वो तो आया है बोटेने से। बोटेनी जो है बोटेने से आया है, बोटेने का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, और बोटेनी जो होती है इसको कहते हैं फाइटोलॉजी। यहां से इसकी डेफिनेशन आएगी। फाइटोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है और इसका एक वर्ड होता है फाइटो, अनदर होता है लोगोस। ठीक है, दो वर्ड, एक फाइटो दूसरा होता है लोगोस। फाइटो का मीन होता है प्लांट, लोगोस का मीन होता है स्टडी। ठीक है, तो यहां से वर्ड मीन निकल के अपने पास ये आता है कि स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट, उसे हम क्या कहेंगे, फाइटोलॉजी। और यहां से हमारे को क्या मिलता है, बोटेनी टर्म मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह देते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which relate to study of plants, branch of biology which relate to study of plants known as botany, phytology भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो botany वर्ड कहां से आया, लैटिन वर्ड botany से डेराइव हुआ जिसका मीन क्या होता है प्लांट। और फाइटोलॉजी वर्ड, फाइटोलॉजी का वर्ड मीन होता है स्टडी, प्लांट स्टडी मीन स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज फाइटोलॉजी। ठीक है, तो यह तो हो गया botany का मीन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फादर ऑफ बोटेनी की। फादर ऑफ बोटेनी, इसके फादर जो थे वो थे थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस, ये थियोफ्रस्टस जो थे, थियोफ्रस्टस जो थे ये थे स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। स्टूडेंट ऑफ
एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था उसके स्टूडेंट थे कौन, ये क्या नाम है, थियोफ्रस्टस, ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, ठीक है। टाइम पीरियड जो था 370 बिफोर क्राइसिस टू 287 बिफोर क्राइसिस, ये इसका टाइम पीरियड था, इस लाइफ साइकिल था इसका, ठीक है। कौन था, बोटेनिस्ट था, ग्रीक बोटेनिस्ट था, ठीक है। एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल की खुद की इंटरेस्ट थी एनिमल्स में, ठीक है, और उसका जो शिष्य था, उसका जो स्टूडेंट था थियोफ्रस्टस, उसकी इंटरेस्ट थी प्लांट्स में, तो इसको हम कहते हैं फादर ऑफ बोटेनी, फादर ऑफ बोटेनी। किसका स्टूडेंट था, थियोफ्रस्टस, एरिस्टोटल का स्टूडेंट था। इसने भी एक बुक लिखी थी, और इसकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, थियोफ्रस्टस की जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो फादर ऑफ बोटेनी थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस कौन था, एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, ग्रीक बोटेनिस्ट था, लाइफ साइकिल था इसका 370 टू 287 बिफोर क्राइसिस। बुक लिखी, बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है वो बायोलॉजी बॉटनी की सबसे पुरानी बुक्स है, सबसे पुरानी बुक्स में से एक है, मतलब सबसे पुरानी बुक कौन सी है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। एक और चीज, इंडियन बॉटनी जो है इसके फादर ऑफ इंडियन विलियम रॉक्सबर्ग, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है उसको वो माना जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी माना जाता है विलियम रॉक्सबर्ग को। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस कौन थे, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। लाइफ साइकिल क्या था, 370 टू 287 बिफोर क्राइसिस। ग्रीक बॉटनिस्ट था, बुक कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये तो हो गई बायोलॉजी की एक ब्रांच, कौन सी, बॉटनी। दूसरी ब्रांच हम बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी अगेन दो लैटिन वर्ड से मिलकर डेराइव हुआ है, और वो दो वर्ड कौन कौन से हैं, एक है जून और एक है लोगोस। जून और लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, लोगोस मींस स्टडी। तो वर्ड मीनिंग निकल के क्या है हमारे पास, इसका वर्ड मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, और ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो डेफिनेशन जब हम देंगे तो हम ये क्या कहेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच रिलेट टू स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जूलॉजी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब इसके फादर की बात करते हैं, तो फादर कौन होगा, वही जो अपने बॉटनी के बायोलॉजी के फादर है। तो इसके फादर साहब जो है, जनक जो है, पिताजी जो है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरिस्टोटल याद रखना नाम, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। और भी एक दो जगह है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी एरिस्टोटल को मानते हैं, वो सब हम आगे जैसे जैसे हमारे सिलेबस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हमारे को क्या क्या निकल के आया, सबसे पहले पढ़ा हमने साइंस। साइंस क्या पढ़ा हमने, साइंस के लिए हमने ये कहा कि नेचर से हमने जो नेचर के स्टडी से हमारे को जो भी नॉलेज गेन होता है, उस नॉलेज को अगर अपन ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया, देन वो नॉलेज क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि हम जो साइंस पढ़ेंगे, हमारे यहाँ जो हमारे लेवल का जो साइंस है उसमें 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम आज बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर हमने ये कहा कि सबसे पहले बायोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था किसने, लेमार्क और ट्रेवेरियंस, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। फिर हमने ये कहा कि बायोलॉजी टर्म जो है वो लैटिन से डेराइव हुआ है। लैटिन से डेराइव होने का पीछे रीजन हमने ये दिया था कि लैटिन जो होता है वो डेड लैंग्वेज होता है, जिसमें सिनोनिम्स नहीं होते, और सिनोनिम्स की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, एक वर्ड जो होता है वो पूरे जो वर्ल्ड वाइड वही एक
चलता है और उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए लैटिन डेड लैंग्वेज है और वहां से सारी टर्मिनोलॉजी हमारी बायोलॉजी की आई है। इवन साइंटिफिक नेम जो है उनको भी हम लैटिन का डेराइव मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने ये कहा कि बायोलॉजी डेफिनेशन जब हमने दी तो हमने ये कहा कि 2 लैटिन वर्ड से और 2 वर्ड कौन कौन से थे, बायोस एंड लोगोस। वहां से वर्ड मीन निकल के आया हमारे पास स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी, बायोसाइंस भी कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ये सारे लाइफ साइंस भी कहते हैं, ये सारे हमारे पास हमने पढ़े। उसके बाद में हमने ये कहा कि बायोलॉजी जो थी उसके पिताजी कौन थे, फादर साहब कौन थे, फादर थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बारे में हमने पढ़ा, उसकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी हिस्टोरिया एनिमलियम जो हमारे को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये कहा कि बायोलॉजी जो होती है उसकी 2 मेन ब्रांचेज होती हैं, एक होती है बॉटनी, दूसरी होती है जूलॉजी। बॉटनी के लिए हमने ये कहा कि बॉटनी जो है वो बॉटनी सबसे, बॉटनी जो टर्म है वो बॉटनी सबसे डराया हुआ है, बॉटनी लैटिन वर्ड होता है जिसका वर्ड मीन होता है प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में हमने ये कहा कि हम इसको फाइटोलॉजी भी कह देते हैं और फाइटोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, फाइटो एंड लोगोस, जहां से इसका डेफिनेशन डेराइव किया हमने। और डेफिनेशन हमने ये कहा कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें प्लांट से रिलेटेड स्टडी किया जाता है नॉन एज बॉटनी, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि इसके जो है फादर साहब जो थे वो थे थियोफ्रस्टस साहब, उनकी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक थी, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, वो हमारे को याद रखनी है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो थी वो था विलियम रॉक्सबर्ग। फिर हमने कहा जूलॉजी, जूलॉजी भी 2 लैटिन वर्ड से डरा हुआ है जिनका वर्ड मीन होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर हमने ये कहा कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच रिलेट टू स्टडी ऑफ एनिमल्स नॉन एज जूलॉजी। फादर साहब जो थे वो थे इसके एरिस्टोटल। तो ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन। तो यहां से हमारे को एक चीज समझ में आई कि बायोलॉजी का स्टडी करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का स्टडी करने के लिए मेरे को चाहिए एक ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म मेरे को चाहिए बायोलॉजी का स्टडी करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बायोलॉजी का जो सबसे बेसिक यूनिट जो है, बायोलॉजी का जो बेसिक यूनिट वो है ऑर्गेनिज्म हो गया। बायोलॉजी का जो मेरा सबसे बेसिक यूनिट हो गया ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मेरे को बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो मेरे को क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म चाहिए। वो कैसा भी हो सकता है, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, किसी भी लेवल का कैसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जहां से मैं अपनी स्टडी कर सकूं। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे हुआ। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये डेवलप करते हैं सेल। बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो सेल डेवलप करते हैं। इस सेल से डेवलप होता है टिश्यू, सेल से डेवलप होता है टिश्यू, टिश्यू से डेवलप होता है ऑर्गन, ऑर्गन से डेवलप होता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म। ये सारी प्रोसेस जो है बायोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इन सबसे डेवलप हो रहा है ऑर्गेनिज्म। ये तो मैं बात कर रहा हूं एक मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की। तो सर प्रिमिटिव के लिए क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन सब चीजों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, ये सब चीजें होती क्या है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के होते हैं, जो उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर अपन को इनको एनवायरनमेंट से अगर उसको कंपेयर करें तो अर्थ में, अर्थ की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बेसिक मॉलिक्यूल्स जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल जो होता है इसका बेसिक कंपोजिशन डेवलप करते हैं, बेसिक कंपोजिशन बनाते हैं, और उससे धीरे धीरे क्या होता है सेल ऑर्गेनेलिज वगैरह डेवलप होते हैं, और उन सेल ऑर्गेनेलिज मिलकर क्या डेवलप करते हैं, सेल डेवलप करते हैं। तो सर ठीक है, डेवलप तो हो गया, अब सेल कहेंगे किसे। तो सेल की डेफिनेशन जब हम देते हैं तो आप पहले 9th-10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन जब हम देते हैं तब हम ये कहते हैं कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे मैं क्या कह देता हूं, सेल कह देता हूं। उसके तो सेल की डेफिनेशन हम जब देते हैं तो कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल की जगह आप बेसिक भी बोल सकते हो, बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नोन एज सेल। ठीक है, तो सेल के लिए क्या कंडीशन हुई, ये बेसिक यूनिट हो गया। तो यहां से एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि बायोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या है, ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सर सेल को ही आपने बेसिक यूनिट क्यों कहा, बायोमोलिक्यूल्स को क्यों नहीं कहा? बेसिक यूनिट हम उसे कहेंगे जो उसका स्ट्रक्चर डेवलप करे और उसकी पूरी फंक्शनिंग जो है उसको कंप्लीट करवाए। बायोमोलिक्यूल्स ना तो बायोमोलिक्यूल्स इसका कंपोजिशन बना सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स खुद मिलकर एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, जबकि सेल क्या कर सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इसको बेसिक यूनिट का ऑर्गेनिज्म का, तो ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या हो गया, सेल। ठीक है, और बायोलॉजी का बेसिक यूनिट क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल के लिए दो कंडीशंस मैंने बताई, एक तो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नॉन एज सेल। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करेंगे, सेल्स मिलकर डेवलप करते हैं टिश्यू को। सेल्स मिलकर किसको डेवलप करेंगे, टिश्यू को। तो टिश्यू की डेफिनेशन सर आपने ये पढ़ी है कि ग्रुप ऑफ सेल नॉन एज टिश्यू। आपने ठीक पढ़ा है, लेकिन वो डेफिनेशन अब चल नहीं सकती, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई भी सेल लूं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दूं, उनका एक ग्रुप बना दूं और वो ग्रुप क्या कहलाए, टिश्यू कहलाए। सेल से टिश्यू डेवलप होने के लिए एक बेसिक कंडीशन होती है, एक बेसिक कंडीशन होती है, और वो बेसिक कंडीशन ये है कि इस टिश्यू के ग्रुप में जितने भी सेल्स हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर सेल होने चाहिए। सिमिलर, दो चीजों में सिमिलर होने चाहिए, एक तो ओरिजिन जो होना चाहिए उन सेल्स का सेम होना चाहिए, दूसरा उन सेल्स की फंक्शनिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स नोन एज टिश्यू। और सेल्स की सिमिलरिटी में किस बेसिस पे देखूंगा, पहले तो देखूंगा उनकी ओरिजिन के बेसिस पे, दूसरी मैं देखूंगा उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है साहब, हो गया, ये हो गया आपका टिश्यू। अब ऑर्गन, तो ऑर्गन, अब यहाँ सेल और टिश्यू जब हम पर डिस्कस किया तो हमारे को ये तो समझ में आ जाता है कि कोई भी लेवल जो है वो अपने से पीछे के लेवल से डेवलप हो रहा है। तो ऑर्गन किससे डेवलप होगा, टिश्यू से। साहब ठीक है, मान लिया टिश्यू से डेवलप होगा, लेकिन कैसे डेवलप होगा, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो टिश्यू के लिए, ऑर्गन के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो टिश्यू होने चाहिए, मिनिमम मेरे पास दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 टिश्यूज, मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस कंडीशन ये याद रखनी है कि जो टिश्यू है मेरे पास वो क्या होने चाहिए, उनका अरेंजमेंट जो हो वो एक स्पेशल प्रोपगेशन में हो, सॉरी स्पेशल पैटर्न में हो, और उनका प्रोपगेशन जो हो वो एक स्पेसिफिक प्रोपगेशन हो। तो मतलब दो या दो से ज्यादा टिश्यू जो एक स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपगेशन में अरेंज होकर क्या बना लेते हैं, मेरे लिए ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, क्या डेवलप कर लेते हैं, ऑर्गन डेवलप कर लेते हैं। ठीक है साहब, समझ गए। ऑर्गन का एग्जांपल, ऑर्गन का एग्जांपल, अब तुम में से कई लोग बोल देंगे हैंड हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, नहीं, ये सारे बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, ये सब बॉडी ऑर्गन है, ये सब बॉडी ऑर्गन है। ठीक है, तो सब बायोलॉजिकल ऑर्गन की डेफिनेशन, तो बायोलॉजिकल ऑर्गन की डेफिनेशन में दूंगा तो तब मेरे को दो चीजें ध्यान रखनी होगी कि वो किससे बना होना चाहिए, टिश्यू से बना होना चाहिए, और उसमें टिश्यू का पैटर्न और प्रोपगेशन जो है वो फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो एग्जांपल स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ट्रेकिया हो गया, ओएसोफेगस हो गया, ठीक है, पेनक्रियाज हो गया, डायफ्राम हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है साहब, समझ गए। ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम ये तो समझ गए कि ऑर्गन से डेवलप होगा, तो क्या सीधा ऑर्गन से डेवलप हो जाएगा, नहीं साहब, सीधा तो नहीं होगा, कुछ कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होंगी, दोनों कंडीशंस सुनो। एक तो क्या है कि ये जो ऑर्गन है उसमें ऑर्गन सिस्टम में या तो दो, मिनिमम दो, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में अटैच हो, या तो डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन हो उनके बीच में, डायरेक्ट फिजिकली अटैच हो, या उनका अटैचमेंट जो है केमिकल अटैचमेंट भी हो सकता है। कि कैसे हो सकता है साहब, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 10th क्लास की सेकंड चैप्टर में जब आपने पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हो गए? सब माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद में ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया जिसमें लार्ज एंड स्मॉल दोनों आ गए, ये सारे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन जो हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे के साथ सीधे फिजिकल कनेक्टेड है, फिजिकली अटैच है, फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है। माउथ और बकल कैविटी दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन है, बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन है, फेरिंग्स और ओइसोफेगस के बीच में, ओइसोफेगस स्टमक के बीच में। तो ये सारे ऑर्गन क्या है? फिजिकली कनेक्टेड है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे सलाइवरी ग्लैंड की ही मैं बात करूं तो वो क्या होती है? उनके जो डक्ट्स होते हैं वो आकर कहां खुलते हैं? बकल कैविटी में। मतलब उनका जो सीक्रेशन है, उनके जो केमिकल्स हैं वो किस में आके मिल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड इनके बीच में कनेक्शन कैसा हो गया? केमिकल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन, मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते, उनके बीच में या तो डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन हो या फिर उनके बीच में क्या हो? केमिकल अटैचमेंट हो, केमिकल कनेक्शन हो, और वो कनेक्शन क्या करे? एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करवाए, तब उसे मैं क्या बोलूंगा? ऑर्गन सिस्टम बोलूंगा। जैसे एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करवाएगा, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करवाएगा, क्लियर, ठीक है। और इन सबसे मिलकर क्या डेवलप होगा? एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, ठीक है। अब ये सारे जो लेवल थे, सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक, इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, और सॉरी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सभी लेवल प्रेजेंट हो। कुछ ऑर्गेनिज्म मेरे को ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल सेल प्रेजेंट है, उन्हें मैं क्या कहूंगा? सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनिज्म कहूंगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें टिश्यू मिलेगा, तो जहां टिश्यू प्रेजेंट है वहां ये तो कंफर्म हो गया कि सेल तो होगा ही होगा, क्योंकि जो लेवल आएगा उससे पीछे का लेवल तो अपने आप प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये लेवल डेवलप ही किससे हुआ है? टिश्यू डेवलप ही किससे हुआ है? सेल से। तो जिसमें सेल होगा उसको मैं क्या कहूंगा? सेल्यूलर लेवल। जिसमें टिश्यू होगा उसमें टिश्यू लेवल कह दूंगा। ऑर्गन होगा उसमें ऑर्गन लेवल। और मॉडर्न जो ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक ह्यूमन, उनके अंदर क्या होगा? पूरे सिस्टम्स डेवलप होंगे, तो वो उन्हें क्या कहेंगे? अपन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। या उनमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आई कि मेरे को बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो मेरे को क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म चाहिए। बायोलॉजी अगर मेरे को पढ़नी है तो क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म। मींस ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी। वो किसी भी लेवल का हो सकता है, किसी भी कंपोजिशन का हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, बस एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। और इस ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या आती है मेरे को समझ में? सेल। क्योंकि सेल के लिए मैंने ये कहा है कि सेल अगर नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। सेल नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर भी सेल से डेवलप होगा और इसका जो फंक्शनिंग होगी वो भी कौन कंप्लीट करवाएगा? सेल कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी में क्या पढ़ूंगा? एक ऑर्गेनिज्म पढ़ूंगा। अब इस ऑर्गेनिज्म का स्टडी में कौन-कौन सी ब्रांचेस में करता हूं, इस ऑर्गेनिज्म के किस पार्ट की या कौन सी स्टडी में कर रहा हूं, उसके बेसिस पे बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस दी गई है, वो ब्रांचेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो मैं क्या देखूंगा कि वो बाहर से कैसा दिखता है, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, और इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसकी स्टडी में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करता हूं उसको मैं कह देता हूं मॉर्फोलॉजी। क्या कह देता हूं? मॉर्फोलॉजी। कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नोन एज मॉर्फोलॉजी, यानी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें मैं किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर रहा हूं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा हूं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर रहा हूं, तब उसे क्या कहूंगा? मॉर्फोलॉजी। जब तुमने बाहर से देख लिया तो तुम्हारा मन करेगा कि इसको अंदर से भी देखूं कि बाहर से ऐसा दिख रहा है तो अंदर से कैसे दिखेगा, तो तुम उसको काटो पीटोगे और काट पीट के अंदर से देखोगे और इंटरनल स्टडी जो करोगे उसको मैं कह देता हूं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या कहूंगा? इंटरनल स्टडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नॉन एज एनाटॉमी, ठीक है। तो तुमने बाहर से देख लिया, अंदर से देख लिया, अब तुम्हें फिर आगे तुम्हारा मन करेगा कि इसमें ये भी देखो कि ये जीवित क्यों है, ये लिविंग स्टेट में क्यों है, या इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो इसको लिविंग स्टेट में बनाए रखती हैं। उसके लिए तुम क्या करोगे? उसकी फंक्शनिंग देखना चाहोगे। तो इसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है उनका स्टडी हम जो करते हैं उसको हम कह देते हैं फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें किसका स्टडी किया जाएगा, लाइफ रिलेटेड रिएक्शंस का स्टडी किया जाएगा, या लाइफ रिलेटेड प्रोसेस जो है उनका स्टडी किया जाएगा, फंक्शनिंग का स्टडी किया जाएगा, फंक्शनिंग का स्टडी किया जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे कौन कौन सी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, ऐसे क्या क्या फंक्शनिंग है जो उसको लिविंग स्टेट में बनाए रखते हैं, उसका स्टडी फिजियोलॉजी में किया जाएगा। तो 3 नॉन में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ब्रांचेज हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक आती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सेल बायोलॉजी जिसको बोलते हो, साइकोलॉजी सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी जो होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शनिंग का स्टडी करते हैं, ठीक है, कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके अंदर उसका जो बेसिक कंपोजिशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, वो सारा, और सेल की फंक्शनिंग क्या होती है उसको मैं बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करता हूं उसको मैं कह देता हूं साइटोलॉजी, ठीक है। एक ब्रांच होती है हिस्टोलॉजी, इसके साथ साइटोलॉजी के साथ लिख लेना स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। और सेल्स में क्या क्या स्टडी करूंगा मैं, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करूंगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जिसमें मैं टिश्यू से रिलेटेड स्टडी करता हूं, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। एक और ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मैं बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करता हूं। यहां आप ये भी कह सकते हो कि लिविंग एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके केमिकल्स का स्टडी, स्टडी ऑफ केमिकल्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। तो ये कुछ मेन ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी जिसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्टडी करोगे, एनाटॉमी जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करोगे, फिजियोलॉजी जिसमें फंक्शनिंग का स्टडी करोगे, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी जिसमें सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शनिंग का स्टडी करोगे, हिस्टोलॉजी जिसमें टिश्यू का, बायोकेमिस्ट्री जिसमें केमिकल्स का। इसके अलावा और बहुत सी ब्रांचेज होती हैं जो आपको आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे एम्ब्रियोलॉजी होती है जिसके अंदर पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसका स्टडी करेंगे। इकोलॉजी एक होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशंस है उसका स्टडी किया जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये तो था आज अपना बायोलॉजी का एक बेसिक, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में बायोलॉजी होता क्या है, एक्चुअल में बायोलॉजी होता क्या है। तो यहाँ से हमारे को बायोलॉजी क्या होता है ये समझ में आया, और बायोलॉजी पढ़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ऑर्गेनिज्म चाहिए, वो मेरे को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हम हमारा 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लिविंग वर्ल्ड, वहां से स्टडी अपना स्टार्ट करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो अपने उसको मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, कौन से मतलब उसको बिल्कुल सेपरेट करने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो सारे अपन अगले अपने सिलेबस जब भी स्टार्ट करेंगे तब अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।